Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm a... हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था संविधान सभा चल रहा था और आज अपन संविधान सभा की कार्य प्रणालिका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पर मैंने पहले ही 2 वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इस वीडियो की नोट्स पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको जाकर देख सकते हो। सबसे पहले अपन इसकी कार्य प्रणालिका के बारे में डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या रही। तो सबसे पहले कार्य प्रणाली यानी संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली यानी संविधान सभा की सबसे पहले बैठक की बात करना चाहूंगा मैं कि सबसे पहले बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी सबसे पहले बैठक हुई, लेकिन इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया यानी विरोध मानने से इनकार कर दिया इस बैठक को। तो इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया और मांग रखी। इस मुस्लिम लीग ने मांग रखी, किसके सामने? संविधान सभा के सामने मांग रखी। ये मांग रखी कि अलग पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, यह इसने मांग रखी। और जो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, इसके कारण ही जो ये बैठक हुई थी उसमें कम सदस्य आ सके, यानी ये सदस्य 211 सदस्य ही इस बैठक में सम्मिलित हो सके। मैं आपको बता दूं कि जो संविधान सभा है उसमें कुल सदस्य 389 थे। 389 सदस्यों में से 211 सदस्य ही पहली बैठक में शामिल हो सके। अब मुस्लिम लीग के कारण ही इसमें बहुत ही कम सदस्य शामिल हो सके। इसके बाद में इसका अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? ये जो बैठक है इसका अस्थायी सदस्य अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ये संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है। यानी अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी सदस्य इनको बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इसमें बदलाव कर दिया गया। यानी जो अध्यक्ष है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? फिर से दोबारा से अध्यक्ष चुन लिया गया और वो अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रसाद। और उपाध्यक्ष चुना गया था H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो 11 दिसंबर 1946 को
ये विशेष बदलाव किया गया था। इसके बाद में जो ये बैठक थी, संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, यानी सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। दूसरे मार्कर से लिख देता हूं मैं, संवैधानिक सलाहकार ये चुना गया था। आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, तो ये जो सलाहकार चुना गया था, संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया, तो सर बी.एन. रॉय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। तो इस प्रकार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं इसको कि संविधान सभा की अपन कार्य प्रणाली पढ़ रहे हैं, और संविधान सभा में जो प्रथम बैठक हुई थी, हमारे सामने सर्वप्रथम जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को वो बैठक हुई थी। और इस बैठक का, ये जो आपके सामने जो बैठक दिख रही है, उसका विरोध ये जो मुस्लिम लीग थी उसने विरोध कर दिया। विरोध कह दो या बहिष्कार कह दो कि हम इस बैठक को नहीं मानते, और पूरी तरीके से बहिष्कार इसका कर दिया। बहिष्कार करने के बाद में जो मुस्लिम लीग ने क्या मांगा, पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, पाकिस्तान का एक अलग निर्माण किया जाए। इस बहिष्कार के कारण ही इस बैठक में कम सदस्य भाग ले सके, यानी 211 सदस्य इसमें भाग ले सके। इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। सदस्य नहीं, अध्यक्ष बनाया गया था। ये वरिष्ठ सदस्य थे, यानी ये जो संविधान सभा थी उसके वरिष्ठ सदस्य माने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे की बात मैं बता दूं कि लेकिन 11 दिसंबर 1946 को विशेष बदलाव किया गया। इसमें अध्यक्ष को चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। और जो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो सर बी.एन. रॉय को चुन लिया गया। सर बी.एन. रॉय को संविधान सभा का सलाहकार चुन लिया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे भाई। प्रथम जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 को। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो सबसे पहले बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किसने किया था, मुस्लिम लीग ने। क्या मांग की गई थी, आप बताओगे पाकिस्तान के अलग पाकिस्तान के निर्माण की मांग की गई थी। जो प्रथम बैठक हुई थी उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अपन को बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अपन बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष किसे चुना गया, एच सी मुखर्जी। और संविधान का सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, सर बी.एन. रॉय। अब इसके अंतर्गत यानी कार्य प्रणालिका के अंतर्गत अपन उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ेंगे कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने लाया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने लाया था, वो देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं उद्देश्य प्रस्ताव की, उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, किसके द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था, इसकी विशेषता क्या है, वो सारी देखने वाले हैं। तो ये आया था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को आया था और ये लाया गया था पंडित
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाया गया था और इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। संविधान सभा में इसको प्रस्तुत या पेश किया गया था। ठीक है, इसको पेश किया गया था संविधान सभा में। ठीक है, अब इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें आखिर में क्या दे रखा था? तो इसमें दे रखा था कि संवैधानिक संरचना का ढांचा और दर्शन आदि की झलक देखने को मिलती है अपन इसमें, झलक। यानी जो ये आया था उसमें संवैधानिक संरचना का ढांचा और दर्शन, यानी सभी जो संविधान है उसकी संरचना किस प्रकार होनी चाहिए, वो ढांचा इस उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था। तो एक बार और देख लेते हैं, फिर इसको मिटाकर इसकी विशेषता पढ़ेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लाया था और इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। और इसमें आखिर में क्या दे रखा था शॉर्ट में कि संवैधानिक संरचना का ढांचा और दर्शन, यानी संविधान का ढांचा किस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। तो इन्होंने एक ढांचा प्रस्तुत किया था कि इस प्रकार का जो संविधान है ना वो होना चाहिए। आगे जाके अपन ये भी पढ़ेंगे कि इसमें संविधान के निर्माण की घोषणा भी इन्होंने की थी। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं जहां से पढ़ा रहा हूँ वहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। कि क्वेश्चन क्या उठेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया। तो किसने का मतलब तो किसने प्रस्तुत किया, किसने, तो अपन का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब प्रस्तुत किया तो अपन के पास में आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब ये कहाँ किया गया, तो संविधान सभा में इसको पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या दे रखा था, तो अपन को बताना है संवैधानिक संरचना का ढांचा और दर्शन इसमें पूरी तरीके से दे रखा था। अब अपन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसकी विशेषता पढ़ लेते हैं कि इसमें आखिर में क्या दे रखा था। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है उसमें आखिर में क्या दे रखा था वो देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं ना, विशेषताएं। इसकी जो पहली विशेषता है वो पहली विशेषता अपन पढ़ेंगे कि संविधान सभा ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित कर दिया। यानी संप्रभु गणराज्य घोषित कर दिया, संविधान सभा ने घोषित कर दिया। और यह भी कहा साथ ही साथ कि प्रशासन को चलाने के लिए भविष्य में भारत के प्रशासन को चलाने, भारत के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। धीरे धीरे बातें उठने लगी संविधान के निर्माण की कि संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, पहली विशेषता आपके सामने है
कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने क्या किया कि जो भारत है ना, भारत को क्या घोषित कर दिया, भारत को घोषित कर दिया कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। संप्रभु का मतलब ये है कि भारत न तो किसी का गुलाम है, न इस पर दूसरी शक्ति निवास करती, यानी दूसरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। ये अपने कार्य खुद कर सकता है, अपने निर्णय खुद ले सकता है, उसे संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। तो ये स्वतंत्र है, संप्रभु राष्ट्र इसने संविधान सभा ने घोषित कर दिया। और ये घोषणा कर दी कि भविष्य में भारत के प्रशासन को चलाने के लिए, भारत के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए संविधान सभा द्वारा। तो ये धीरे धीरे संविधान सभा यानी संविधान के निर्माण की मांग धीरे धीरे यहाँ से ही उठना प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद में जो दूसरी विशेषता है वो देख लेते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव की दूसरी विशेषता अपन के सामने है कि काफी सारे क्षेत्र थे उस टाइम ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, ठीक है, सभी क्षेत्र, ठीक है। दूसरी बात, भारतीय राज्यों के सभी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र संविधान सभा में भाग लेना चाहते हैं, संविधान सभा में भाग लेना चाहते हैं। यदि ये भाग लेते हैं यानी ये जो क्षेत्र बता रहा हूं इनमें अधिकतर यानी 389 सदस्य तो चुने गए थे। यदि और सदस्य चुनना यानी सारे ये जो सारे क्षेत्र है इनमें सदस्य 389 चुने जाने थे, लेकिन देशी रियासतें है ना उनमें बहुत कम सदस्य चुने गए, 93 सदस्यों के लिए कहा गया था, लेकिन वो सीटें भर पाई नहीं हो सकी। इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ना वो संविधान सभा का सदस्य बनते हैं। यदि सदस्य बनते हैं यानी ये सारे क्षेत्र यदि संविधान सभा का सदस्य बनते हैं तो इनको भारतीय संघ का हिस्सा मिलेगा, यानी हिस्सा मिलेगा। यानी एक बार और समझ लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा कि उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ, ठीक है, ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, ठीक है, ब्रिटिश भारत एक तो ये हो गया, ठीक है, और भारतीय राज्य यानी अपन इनको देशी रियासतें बोल सकते हैं, देशी रियासतें, ठीक है। तो दो क्षेत्र बटे हुए थे और बाहर के जो क्षेत्र हैं यदि ये सारे यदि संविधान सभा में मिलना चाहते हैं, संविधान सभा में भाग लेना चाहते हैं, यदि ये भाग लेते हैं तो भारतीय संघ का हिस्सा मिल जाएगा, उनको भारतीय संघ में मिला दिया जाएगा। और भारतीय संघ क्या था? भारतीय संघ का मतलब ये है कि ये जो दो भागों में बटा हुआ था भारत, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें, उनको मिलाकर जो भारत बनेगा उसको अखिल भारतीय संघ कहा गया। यानी आप ये भी बोल सकते हो भारतीय संघ, ये भी अपन बोल सकते हैं या अखिल भारतीय संघ बोल सकते हैं। तो वो अखिल भारतीय संघ का हिस्सा इन क्षेत्रों को मिल जाएगा यदि वो संविधान सभा में भाग लेते हैं तो, ठीक है। तीसरी विशेषता इसमें क्या है? तीसरी विशेषता यही है, इसी में से निकल जाएगा कि ये जो क्षेत्र हैं ब्रिटिश भारत के सभी सदस्य, भारतीय राज्यों के सभी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, इनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा करेगी। निर्धारण कौन करेगी? संविधान सभा
संविधान सभा। संविधान सभा इन सभी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण भी संविधान सभा ही करेगी। तो फ्रेंड्स आपको सही समझ में आ रहा होगा। तीसरी विशेषता हमने डिस्कस कर ली कि ये जो सारे क्षेत्र हैं इनकी सीमाओं का निर्धारण भी संविधान सभा पर ही छोड़ दिया गया, ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव में दे रखा है। मैं आपको बता दूं कि ये लक्ष्मीकांत की जो मस्त बुक है, बढ़िया बुक है इस टाइम की, उसमें से ये कंटेंट उठाकर लाया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको सही समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को मिटा दिया, कोई बात नहीं। चौथी विशेषता देखते हैं पर यानी संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियां। संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियां, ठीक है। प्राधिकार, प्राधिकार मैं समझा दूंगा सभी। प्राधिकार अभिन्न अंग, अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, इन सभी का स्रोत, यहां से ले लेता हूं मैं, सॉरी, इन सभी का स्रोत क्या रहेगा, यानी स्रोत मैं समझा दूंगा एक बारी। स्रोत किसको माना जाएगा? जनता को, जनता को माना जाएगा, यानी जनता को इन सारी चीजों का स्रोत माना जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बार और समझा देता हूं कि सॉरी यहां से, हाँ, संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियां, यानी भारत की जितनी भी शक्तियां हैं, प्राधिकार, अभिन्न अंग और सरकार के अंग। सरकार के हम जानते हैं कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन सभी का जो स्रोत है वो जनता को माना जाएगा। और जनता को क्यों माना जाएगा? क्योंकि जनता नेता चुनती है, आप समझिएगा, जनता नेता चुनती है, जनता नेता चुनेगी, ठीक है। ये नेता जो सरकार के अंदर उसमें जाएंगे, उसमें जाकर काम करेंगे, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में जाकर नेता कानून बनाएंगे, ठीक है। न्यायपालिका में जाएंगे तो न्याय का कार्य शुरू करेंगे, ठीक है। कार्यपालिका यानी जो कानून बनाएगी व्यवस्थापिका उसको लागू करेंगे। तो सारा जिम्मा इन नेताओं को सौंप रखा है। लेकिन यदि सारा काम जनता कर रही है, जनता नेता को नहीं चुने, तो ये क्या जाकर सरकार में काम करेंगे? इसलिए जनता को इन सभी का स्रोत माना गया है। यदि नेता जनता के विरुद्ध में कार्य करते हैं तो उनको अपनी सत्ता से हाथ धो के बैठना पड़ता है। ये शक्तियां हैं, इनका स्रोत जनता को मान लिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियां, प्राधिकार और अभिन्न अंग, सरकार के अंग, इन सभी का स्रोत जनता को मान लिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव में संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियां, प्राधिकार, अभिन्न अंग और सरकार के सभी अंगों का स्रोत किसे माना गया था? तो अपन बताएंगे जनता को मान लिया गया था। इसके बाद में जो अगली विशेषता है वो देख लेते हैं। अगली विशेषता अपन देखते हैं, लास्ट विशेषता, पांचवी विशेषता, यानी भारत के सभी नागरिक, भारत के सभी नागरिक, सभी लोग बोल दो, सभी लोगों को न्याय, न्याय मिले, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
क्षेत्र में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और सुरक्षा, मैं समझा दूंगा दोबारा से, सुरक्षा, ठीक है। इसी में विधि की समता, विधि की समता, अवसर की समता, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास आदि की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं कि क्या है ये। यानी भारत में जो सभी लोग हैं उनको न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। इस उद्देश्य प्रस्ताव में दे रखा है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा किस प्रकार मिलेगी। यानी राजनीतिक क्षेत्र में आपको नेता बनने की स्वतंत्रता, यदि जनता चुनती है तो नेता को सुरक्षा भी मिलती है, ठीक है। ये राजनीतिक क्षेत्र की बात होगी। आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये है कि आर्थिक क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है। आपकी जो पूंजी है उसकी सुरक्षा की गारंटी जन पुलिस लेती है, यानी सरकार ही उसकी सुरक्षा लेती है। और सामाजिक क्षेत्र में भी आपको स्वतंत्रता और सुरक्षा दी जाएगी। विधि के समक्ष समता, समता का मतलब यह है कि बराबरी, बराबरी यानी बराबर या बराबरी बोल दो। तो विधि के समक्ष समता यानी विधि का मतलब कानून होता है, इसका मतलब कानून, कानून, ठीक है। तो कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं, यानी सबके लिए कानून बराबर है। आगे अवसर की समता, अवसर की समता, अवसर की समता का मतलब यह है कि सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको समान अवसर दिए जाएंगे कि यदि वो राजनीति में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, जनता यदि चुनती है तो। यदि छात्र है वो किसी भी एग्जाम का फॉर्म लगा सकते हैं। तो अवसर की समानता उसको दी गई है, ठीक है। ये विचार है, विचार करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति किसी चीज को प्रकट करना। तो यदि वो विचार अपने रखना चाहती है तो उसको विचार रखने की स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास की स्वतंत्रता, इन सभी की स्वतंत्रता इस उद्देश्य प्रस्ताव में दी गई है। फ्रेंड्स, छठी विशेषता देखते हैं। 5 विशेषता हमने देख ली, 2 विशेषता और बची। छठी विशेषता देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव की आखिरकार में छठी विशेषता क्या रही। छठी विशेषता, छठी विशेषता ये थी कि भारत में जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यकों, पहला चीज पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की, यानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पर्याप्त सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। यानी जो ये उद्देश्य प्रस्ताव आया था इसमें इन जो 3 समुदाय है, यानी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मैं बता दूं कि जो मुस्लिम समुदाय है या अल्पसंख्यक है, कम जनसंख्या है जिनकी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय,
यूरोपियन, ये सभी अल्पसंख्यक है। और जो पिछड़े वर्ग के कौन हैं? जनजातीय, जनजाति यानी सॉरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति, ठीक है। इसमें एक क्षेत्र आ जाएंगे। और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग यानी वे लोग कौन कौन से? यानी भील, ये जो जनजाति रहती है ना जंगलों में, भील जनजाति, मीणा, ग्रासिया, ग्रासिया, ये जनजाति आ गई। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया था कि अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्गों को यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सॉरी जनजाति, जनजाति तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग यानी भील, मीणा और ग्रासिया, इन सभी की पर्याप्त सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब जो सातवीं विशेषता है अपन के पास में वो देख लेते हैं कि भारत की विश्व स्तर पर प्रमुख स्थान वह अधिकार दिलाया जाएगा, अधिकार दिलाया जाएगा, ठीक है। और शांति की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी, भारत में शांति की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। तो इसकी जो सातवीं विशेषता है वो अपन के पास में ये है कि भारत को विश्व स्तर पर कहीं कहीं पर यह भी दे रखा है कि प्राचीन भूमि, यानी भारत को ही बोला जाता है प्राचीन भूमि, तो प्राचीन भूमि बोल दिया भारत विश्व स्तर पर प्रमुख स्थान दिलाया जाएगा, अधिकार भी दिलाया जाएगा और शांति की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। इसके बाद में अपन ये देख लेते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था संविधान सभा में, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया वो देख लेते हैं। लास्ट बात है, इसके बाद में ये जो खत्म हो जाएगा। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको स्वीकार कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था, लेकिन पूर्ण तरीके से स्वीकार 22 जनवरी 1947 को रखा गया था, यानी स्वीकार कर लिया गया था, इसको स्वीकार कर लिया गया था पूर्ण रूप से, ठीक है। अब इसमें एक बात और आ रही है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उस उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता ये और है इसमें कि इसने संविधान के स्वरूप को बहुत प्रभावित किया, संविधान के स्वरूप को प्रभावित किया, स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया, काफी हद तक प्रभावित किया, ठीक है। अब इसमें एक और बात आ रही है, लास्ट बात, कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था उसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। संविधान की प्रस्तावना या आत्मा बोल दो, प्रस्तावना का निर्माण किया गया था, ठीक है, निर्माण कर लिया गया था। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। आपको जो मैं विशेषता पढ़ा रहा था उसमें आपने कुछ शब्द देखे होंगे, संप्रभु, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ये सारे शब्द है ना जो आत्मा की जो प्रस्तावना है, विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता,
यानी विधि के समक्षमता, ये सारी जो है ना वो सारे शब्द आगे जाकर आपको संविधान की प्रस्तावना में मिलेंगे। तो यहाँ से ही ये शब्द उठाकर, इसीलिए यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। तो एक बार इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो अपन को बताना है कि 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। संविधान के स्वरूप को काफी प्रभावित किया। और यदि ये पूछ लिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, तो आप बताओगे उद्देश्य प्रस्ताव का सबसे ज्यादा योगदान रहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो संविधान की कार्य प्रणाली थी ये पूरी हो गई है और आगे जाकर अपन संविधान सभा के कुछ टॉपिकों को और क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आप हमारे YouTube चैनल के साथ तभी बने रहोगे जब आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे और नोटिफिकेशन को यानी बेल आइकन है ना उसको दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट मेरी वीडियो की आपको आप तक पहुंच जाए। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।